अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने आला तसव्वुराती सवालात वाला हिस्सा शुरू किया है और अपनी पिछली क्लास में हमने इस हिस्से के पहले 4 सवालात 13.1, 13.2 और 13.3 और 13.4 को हल करना सीखा है। आज के इस लेक्चर में भी 4 सवालात यानी 13.5 से लेके 13.8 सवालात तक हल करेंगे। देखेंगे कि इन सवालात में किन तसव्वुरात का इतलाक़ होना है। तो चलें इन तमाम सवालात को सीखने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हम बढ़ चुके हैं इस सफ़र के 5वें सवाल की जानिब। 5वें सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि क्या पैरेलल तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर्स की हर प्लेट के अतराफ मुसावी पोटेंशियल डिफरेंस होता है? अगर तो है तो इसकी वजाहत करें। तो पैरेलल तरीके से कैपेसिटर्स को समझना है तो हमें लाजमी तौर पे इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम के लिए हम कह रहे हैं कि जो कैपेसिटर्स हैं, फ़र्ज़ करें कि 3 कैपेसिटर्स मैं ले रहा हूं और तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। अब पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं ऐसे जोड़ को कि कैपेसिटर की बाईं प्लेट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हो और कैपेसिटर की दाईं प्लेट बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हो। अब इनको आपस में जोड़ते हैं कुछ इस तरह से, और इस तरह से हर बाईं प्लेट जुड़ जाएगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और हर दाईं प्लेट जुड़ जाएगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ से मिल रहा है हर कैपेसिटर को कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास कैपेसिटर है C1, ये है C2 और ये है C3। कैपेसिटर 1 पे स्टोर होने वाला चार्ज होगा Q1, कैपेसिटर 2 पे स्टोर होने वाला चार्ज होगा Q2 और तीसरे कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज होगा Q3। अब इनको पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है, फ़र्ज़ करें पहले कैपेसिटर को मिल रहा है V1, दूसरे को मिल रहा है V2 और तीसरे को मिल रहा है V3। अब सवाल ये पूछ रहा है कि क्या इन सब को पोटेंशियल डिफरेंस मुसावी मिल रहा है? याद रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस मुसावी उस वक्त मिलेगा कि जब हर कैपेसिटर की बाईं प्लेट जुड़ी होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दाईं प्लेट जुड़ी होगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो चलें देखते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल है। तो देखें, पहले बात करते हैं इस कैपेसिटर C1 की। C1 की बाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कुछ इस तरह से, और इसकी जो राइट प्लेट है, दाईं प्लेट है, वो जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इस तरह से। और इसी तरह से कैपेसिटर C2, इसकी बाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और इसी तरह से कैपेसिटर C3 की बाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जब हर कैपेसिटर की बाईं प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है और हर दाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो उस कैपेसिटर पे जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस वो एक जैसा होगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि V1 यानी कि पहले कैपेसिटर पे आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा V2 और ये बराबर होगा V3 के, और ये सब बराबर होंगे एक पोटेंशियल डिफरेंस V के, जो कि होगा इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि पैरेलल तरीके से जोड़े गए हर कैपेसिटर की बाईं प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है और कैपेसिटर की दाईं प्लेट बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। चूंकि हर कैपेसिटर बराह रास्त बैटरी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा तमाम कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस मुसावी होगा, यानी V1 बराबर होगा V2 के और ये बराबर होगा V3 के और ये सब बराबर होंगे बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया है। चलें बढ़ते हैं मज़ीद अगले सवालात की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपके सामने छठा सवाल लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि एक डीजल से भरे हुए ट्रक के नीचे लोहे की एक जंजीर लटक रही होती है। इस जंजीर के लटकाने का क्या मकसद होता है? फ़र्ज़ करें कि मैं आपके सामने एक ट्रक बनाने की कोशिश करता हूं। ये ट्रक आ गया कि जिसके अंदर डीज़ल भरा हुआ है और ये रहा ट्रक का अगला हिस्सा जहां पे एक ड्राइवर बैठा गाड़ी चला रहा है और इस हिस्से के नीचे गाड़ी के कुछ पहिए भी होते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये गाड़ी के पहिए आ गए और ये ट्रक जो है सड़क पर आगे की जानिब मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। अब जानते हैं कि जब हवा इस ट्रक की सतह के साथ टकराएगी तो इस ट्रक की सतह पे बहुत ज़्यादा चार्ज पैदा हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि इस सूरत हाल में जो चार्ज इस जगह पे पैदा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया है इस सतह के ऊपर। अब ये जो ट्रक जिस सतह पे चल रहा है, जिस सड़क पे चल रहा है, फ़र्ज़ करें उसकी सतह थोड़ी सी नीचे करके बना रहा हूँ ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ज़मीन पे मौजूद नेगेटिव चार्ज को अपनी जानिब खींच लेगा। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो कि ट्रक की सतह पे आ चुका है, जब ये ज़मीन की जानिब मुंतकिल होगा तो आयोनाइजेशन के अमल की वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अब चूँकि अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो गया और ये ट्रक जो है ये डीज़ल से भरा हुआ है तो इसके आसपास डीज़ल के कुछ ना कुछ वेपर्स भी होंगे। अब जैसे ही ये स्पार्क उसके वेपर्स के साथ जाके मिलेगा, उसके आबी बुखारात से जाके मिलेगा, तो डीज़ल चूँकि बहुत ही ज़्यादा आतिशगीर मादा होता है तो ये आग को पकड़ने की सलाहियत इसमें भरपूर होती है, जिसकी वजह से इस ट्रक में मौजूद जितना भी डीज़ल है वो जल जाएगा और उसके जलने से एक धमाका पैदा होगा और उस धमाके से ना सिर्फ ट्रक में बैठे अशख़ास बल्कि आसपास मौजूद जो लोग होंगे, जो गाड़ियाँ होंगी, उनको भी ख़तरा होगा और उस ख़तरे के पेश नज़र ना सिर्फ माली नुकसान होगा बल्कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी होगा। बहुत से लोग इस हादसे में, इस धमाके में अपनी जान से बाजी हार सकते हैं। इस ख़तरे से बचने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वो ये तरीका अपनाया जाता है कि ट्रक के नीचे एक जंजीर लोहे की लटका दी जाती है और यह जंजीर लोहे की ज़मीन के साथ मस कर रही होती है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो चार्ज इस ट्रक की सतह पे पैदा हो गया है, इस जंजीर की मदद से वो ज़मीन की जानिब मुंतकिल हो जाएगा और जैसे ही वो ज़मीन की जानिब मुंतकिल हो जाएगा तो ज़मीन इस चार्ज को अपने अंदर जज़ब कर लेगी और इस जज़ब होने के बाद ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ यही वो तसव्वुर था जिसके पेश नज़र हम इस सवाल का जवाब देंगे और इसका जवाब लिखने के लिए हम जिन अल्फाज का सहारा लेंगे वो होंगे, हम कहेंगे कि हवा के साथ रगड़ की वजह से ट्रक की सतह पर चार्ज आ जाता है
जो मामूली से स्पार्क की वजह से बहुत बड़े धमाके का सबब बन सकता है। इस खतरे से बचने के लिए ट्रक की सतह से जंजीर लगाकर ज़मीन के साथ मस करवा दी जाती है ताकि ट्रक की सतह पर पैदा होने वाले चार्ज को ज़मीन की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये लें जी, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने लिखा जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। चलें बढ़ते हैं आज के सफ़र के अगले सवाल की जानिब। जी तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा हमारे आज के सफ़र का तीसरा और वैसे आला तसव्वुराती सवालात के सफ़र का 7वां सवाल। इस सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि अगर एक हाई वोल्टेज पावर आपकी कार पर गिर जाए जबकि आप कार के अंदर मौजूद हों तो आपको कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो गाड़ी के या कार के जो टायर बने होते हैं वो रबड़ से बने होते हैं और रबड़ एक अच्छा इंसुलेटर है। इसका मतलब ये है कि करंट रबड़ से नहीं गुजर सकता। जब तक आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं तो करंट का रास्ता मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि आप में और उस पावर लाइन के दरमियान एक इंसुलेटर हाइल है। अब अगर आप गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे, फर्ज करें कि वो पावर लाइन आपकी गाड़ी के सामने गिरी हुई है, तो अब सड़क यानी कि जमीन एक कंडक्टर है और आपका जिस्म भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो करंट एक टांग से होता हुआ दूसरी टांग से निकल के सर्किट को कंप्लीट कर लेगा, मुकम्मल कर लेगा, जिससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि इलेक्ट्रिक करंट लगने के खतरात बढ़ जाएंगे। तो जब तक आप गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, गाड़ी के टायर रबड़ के होने की वजह से आप महफूज हैं और जैसे ही आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे करंट का सर्किट पूरा हो जाएगा। सर्किट पूरा हो जाएगा तो आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस सवाल का जवाब देना है। चलें इसको अल्फाज की सूरत में किस तरह से लिखना है वो भी देख लेते हैं। हम लिखेंगे क्योंकि कार के टायर रबड़ के बने होते हैं जो कि एक इंसुलेटर है। इस वजह से करंट का बहाव कार की बॉडी से जमीन की तरफ मुंतकिल नहीं होता, जबकि इंसानी जिस्म एक अच्छा कंडक्टर है
यूं ही आप कार से बाहर निकलेंगे तो करंट आपके जिस्म से होता हुआ ज़मीन की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इसलिए हमें कार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये नहीं जी, इस सवाल का जवाब भी आपके सामने लिखा जा चुका है। अब बढ़ते हैं इस सफ़र के आखिरी सवाल की जानिब, यानी कि 13.8 की जानिब। तो चलें 13.8 को देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज के सफ़र का आखिरी सवाल हमने लिख लिया है। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि वजाहत करें कि एक ग्लास की सुराख को हाथ में पकड़कर चार्ज किया जा सकता है, जबकि लोहे की सुराख को हाथ में पकड़कर चार्ज नहीं किया जा सकता, क्यों? तो आप जानते हैं कि जब भी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रगड़ेंगे तो रगड़ की वजह से चार्ज पैदा हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक शीशे की सुराख ली और शीशे की सुराख कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, और जैसे ही मैं इस सुराख को अपने हाथ से रगड़ूंगा तो सवाल में कहा जा रहा है कि इसकी वजह से चार्ज पैदा हो जाएगा शीशे की सुराख पे। फ़र्ज़ करें कि जब मैं शीशे की सुराख को अपने हाथ के करीब लेके आया तो तब शीशे की सुराख की सतह पे कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, और ये इलेक्ट्रॉन्स शीशे की सतह से बहुत ही कमज़ोर फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब जैसे ही इसे हाथ के साथ रगड़ा जाएगा तो इसे एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी लेके वो इस सतह को छोड़ के इलेक्ट्रॉन इस हाथ के ऊपर आ जाएंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि हाथ पे भी चार्ज आ गया और साथ ही साथ इस सतह पे भी चार्ज आ गया, और अब जो शीशा हमने रगड़ा था उस पे चार्ज आ चुका है जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन हमसे पूछा ही जा रहा है कि अगर शीशे के बजाय आप एक लोहे की सुराख लें और लोहे की सुराख के साथ भी यही काम करें तो क्या होगा। अब लोहा एक कंडक्टर है और आप भी एक कंडक्टर हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब चार्ज लोहे से आपके हाथ में आया या आपके हाथ से लोहे के पास गया तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें कि ये लोहे की सुराख मेरे पास है, जैसे ही मैं इसे हाथ से पकड़ूंगा या हाथ रगड़ दूंगा तो लोहे पे जो चार्ज आएगा या हाथ पे जो चार्ज आएगा, अब देखें इस लोहे को मैंने दूसरे हाथ में भी तो पकड़ा हुआ है ना। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह बहने में मदद देता है। तो चार्ज इधर से बहता हुआ मेरे हाथ से होता हुआ ज़मीन तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के ऊपर यानी कि लोहे के ऊपर चार्ज कभी भी रिजाइड नहीं कर सकता, ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। जैसे ही उसको चार्ज मिला मेरे हाथ से होता हुआ वो दोबारा ज़मीन को मुंतकिल हो जाएगा। तो ये एक वजह है कि जिसकी वजह से लोहे की सुराख पे चार्ज पैदा नहीं हो सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता उसे। और एक वजह यह है कि लोहे पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कशिश की वजह से उसकी सतह पे चिमटे होते हैं और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से चार्ज उसी के जिस्म पे रहता है। अब जबकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से नहीं निकलेंगे तो क्यों कर उस पर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि क्योंकि लोहे की सुराख एक अच्छी कंडक्टर है, इसलिए लोहे की सुराख से चार्जेस फौरी इंसानी जिस्म से होते हुए ज़मीन की तरफ
मुंतकिल हो जाते हैं। इस वजह से लोहे की सुलाख न्यूट्रल रहती है। तो ये ले जी, हमने जितने भी आला तसव्वुराती सवालात थे उसको मुकम्मल कर लिया है और देखा आपने, हमने सिर्फ वही किया कि तसव्वुरात का इतलाक़ किया और उसे हमने हल करना सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सीख चुके हैं सवालात को हल करना। 13.5, 13.6, 13.7 और 13.8 को भी हल कर चुके हैं आप। इसी के साथ हमारी इस मश्क की तीसरी मंजिल भी अबूर हो गई, यानी कि हमने आला तसव्वुराती सवालात वाले हिस्से में मौजूद तमाम सवालात का हल देख लिया है। अब आइंदा आने वाले लेक्चर में हम एक नई मंजिल का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है हिसाबी सवालात। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।